हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट जो कि पीटी 2025 के लिए है। तो आज है टेस्ट नंबर 9। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन किया गया था 56 नंबर तक और उसके बाद अब क्वेश्चन किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है तेल शोधन कारखाने हैं और अवस्थिति है, कौन से राज्य में अवस्थिति है बताना है। तातीपाका दिया है उड़ीसा, पारादीप दिया है आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात दिया है और बोगाईगांव दिया है असम। बताना है कितने युग्म सुमेलित हैं इसमें से। चलिए मिलाइए इसको। तो देखेंगे बोइंग गांव ये रिफाइनरी असम में स्थित है, बिल्कुल सही है। कोयली, ये कोयली रिफाइनरी ये आपका गुजरात में सही है। पारादीप, पारादीप ये उड़ीसा में है और तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। यानी कि दो कथन सही है, दो कथन सही है और दो कथन गलत है। यानी कि केवल दो युग्म होंगे ना, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें, केवल दो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 58। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन स्पाइड्स का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला है, इसे इजराइल द्वारा गाजा पट्टी को विसैनिकृत करने और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को निशस्त्र करने के लिए शुरू किया गया। या तो ऑप्शन बी, यह रूस के विरुद्ध यूक्रेन के हमले का समर्थन करने के लिए उसको हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने की अमेरिका का नेतृत्व वाली पहल है। या तो तीसरा है कि यह अदन की खाड़ी में समुद्री पायरेसी के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। या चौथा देखेंगे कि या तो यह लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हुती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है। बताइए कौन सा होगा। क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि ऑपरेशन स्पाइड्स किसके लिए था। तो ऑपरेशन स्पाइड ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। यह लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मिशन स्पाइड शुरू किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों और उनके संबंधित दो अंतिम शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेल मार्ग दिया है, जोड़ने वाले शहर दिया है कि पार साइबेरियन मॉस्को बीजिंग, वही पार कैनेडियन रेलवे वैंकूवर हैलिफैक्स, संघ और प्रशांत रेलवे ये न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को, और ओरिएंट एक्सप्रेस ये है पर्थ सिडनी। कितने कथन सही है, कितने सुमेलित हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 59 बताना है। पहला कह रहा है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग ये मॉस्को बीजिंग, क्या सही है। देखिए, पार साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में स्थित है। यह वर्तमान समय में विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 9,332 कितना है, 9,332 किलोमीटर है। यह सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप को रूस के व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है पार कैनेडियन रेलवे। तो पार कैनेडियन रेलवे ये कनाडा में स्थित है और यह वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। संघ और प्रशांत रेलवे ये कह रहा है निवास शहर और सैन फ्रांसिस्को, क्या तीसरा सही है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है ओरिएंट एक्सप्रेस पर्थ से सिडनी। तो देखेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस जो ये पेरिस से इस्तांबुल तक विस्तृत है, पेरिस से इस्तांबुल तक, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। यानी पहला गलत, चौथा गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। कितने सही सुमेलित हुए हैं, तो दो सही सुमेलित हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को नामीबिया में विंडहोक से जोड़ती है। और दूसरा कह रहा है, ओरिएंट एक्सप्रेस एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो तुर्की के इस्तांबुल को जर्मनी से स्ट्रैसबर्ग से जोड़ता है। तो अभी तो ओरिएंट एक्सप्रेस देखा ना कि वो तो पेरिस का था, यहाँ जर्मनी कहाँ पहुँच गया। तो दूसरा हटा देंगे, गलत। पहला है, अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन, क्या ये सही है? तो इसमें पहला भी गलत हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र केप टाउन के प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन का है, ठीक है। तो पहला भी गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। खंबात की खाड़ी, पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय शेल्फ, कावेरी बेसिन। उपयुक्त में से कितने स्थल संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? बताइए। खंबात की खाड़ी, पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय शेल्फ, कावेरी बेसिन। चलिए आप लोग आंसर करिए, मैं देख रहा हूँ, बताइए कौन सा होगा। सभी के सभी है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। और दूसरा है कि इसके दायरे में सोवा, रिगपा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है। और तीसरा कह रहा है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 62, तो देखेंगे, यह परिवार चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। पहला कथन सही है। इसके दायरे में सोवा, रिगपा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है, ये कथन गलत हो जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया है, आयुष मंत्रालय, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। मानव भूगोल के संदर्भ में सन्नगर पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र, या तो किसी शहर में जनसंख्या में गिरावट की प्रक्रिया, या तो नगरीय क्षेत्रों के पुनः ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया, या तो चौथा, एक विशाल नगर के विभाजित हो जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि मानव भूगोल के संदर्भ में सन्नगर पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है? चलिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के कल्याण उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, या तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्चतर सरकारी व्यय। ऑप्शन सी देखेंगे, समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए उनकी पसंद की उपेक्षा करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान करना, या तो ऑप्शन डी, मानव विकास में वृद्धि की कुंजी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण है। बताइए क्वेश्चन नंबर 64, मानव को विकास का केंद्र माना जाता है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्चतर सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। मानव के विकास के उपागम में क्या क्या आता है? तो आय उपागम आएगा, आय आएगा, जो वेलफेयर जो होता है, कल्याण का आएगा, आधारभूत, उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान वगैरह होता है ना, तो वो आधारभूत आवश्यकताएं की जरूरत पड़ेगा, उपागम जरूरत पड़ेगा, और उसकी जो क्षमता एफिशिएंसी उपागम है वो जरूरत पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। भारत में रेल क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। और दूसरा है कि भारत में 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पर आधारित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करिए। तो देखिए, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क में से एक है। यह रेल नेटवर्क के संदर्भ में अमेरिका 2,50,000 और चीन 1,00,000 किलोमीटर, रूस 85,000 किलोमीटर और पश्चात विश्व में चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है आपका भारत का, न कि दूसरा नंबर। इसलिए पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि भारत में 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पर आधारित है। क्या नैरो गेज पर आधारित है? तो रेलवे पटरी की चौड़ाई आधार पर रेलवे लाइन 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक छोटी लाइन होता है। ब्रॉड गेज जो होता है, ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के मध्य दूरी कितना होता है? 1.616 मीटर होती है। जो लाइन जाती है ना रेलवे की पटरी का, तो उसकी लंबाई जो होती है ना इसका, ये तो 1.616 मीटर की होती है। तो इसमें ये दूसरा वाला भी कथन गलत हो जाएगा। एक छोटी लाइन आती थी पहले, देखा होगा कि इतना पतला होता था। उसमें छोटी लाइन में कितना होता था? छोटी लाइन दो पटरियों के बीच की जो इसमें होती थी चौड़ाई, वो होती थी 0.762 होता है, 762 मीटर का होता था। ठीक है। या तो 610, कहीं कहीं 610 मीटर का भी होता था। पॉइंट 610 है, याद रखिएगा। और इसमें एक मीटर गेज होता था, मीटर गेज। तो मीटर गेज दो पटरियों के मध्य की दूरी की मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2402 किलोमीटर की थी। तो अब तो वो खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है। और दूसरा है, दामोदर सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन गलत। ऑप्शन दिख गया आपको? चलिए आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 66 का। तो देखेंगे, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में बता रहा है कि पाया जाता है। क्या सही है? तो देखिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला कथन गलत। वही कह रहा है कि दामोदर सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है। क्या ये सही है, दूसरा वाला? तो देखेंगे, कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन और महानदी, गोदावरी नदियों के घाटियों में पाया जाता है। 97% पाया जाता है, 97%, न कि 30-40%। तो दोनों कथन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर लग जाएगा डी। चलिए 67 नंबर देखिए। मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री तलों और अस्थायी तुषार में पाए जाने वाला जमे हुए मीथेन अणुओं का जालक है। दूसरा है कि 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट से गैस निर्मुक्ति का अनुपात लगभग 150 लीटर है। तीसरा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट के सबसे बड़े और समृद्ध स्रोतों में से एक है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन देख लीजिए अब। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि आल सही है, सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी के सभी तीनों कथन सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए यहाँ पर। एचडीआई के संदर्भ में यानी कि मानव विकास सूचकांक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के एक घटक के रूप में एचडीआई जारी किया जाता है। दूसरा है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है। और तीसरा है कि यह रैंकिंग 0 और 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है, जिसमें 0 मानव विकास निम्नतम स्तर को दर्शाता है, और मानव, यहाँ पर देखेंगे 1 जो है, ये 1 है मानव विकास के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। तो कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के एक घटक के रूप में जारी किया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो देखिए, मानव विकास यानी एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट एक प्रमुख घटक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, कौन? यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। पहला कथन गलत। दूसरा कथन, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है, सही है। तीसरा कह रहा है यह रैंकिंग 0 और 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है, जिसमें 0 मानव विकास के निम्नतम स्तर को दर्शाता है और 1 मानव विकास के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। क्या तीसरा कथन सही है? बताइए। तो तीसरा भी सही है, 2 कथन सही है, 1 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि केवल 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 होगा। चलिए 69 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। क्या बताना है कि उपरोक्त में से कितने क्षेत्र चलवासी पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है? मंगोलिया, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, मेडागास्कर द्वीप, अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 69। केवल 1, केवल 2, केवल 3 है तो सभी 4 ऑप्शन है। तो देखेंगे इसमें मंगोलिया आता है, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश आता है, मेडागास्कर आता है, लेकिन अमेजन बेसिन नहीं आता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आता है। हाल ही में पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास दूसरा संशोधन विनियमन 2023 और पेंशन निधि संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पेंशन निधि का प्रयोजक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि को एक न्यास के रूप में निगमित कराएगा। और दूसरा है, यह न्यासी बैंकों के लिए अनिवार्य करता है कि वे अपनी स्थिति या संविधान को परिवर्तित करने हेतु आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। बताइए कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 70। बताइए। तो देखें, पेंशन निधि संशोधन 2023 में वह अनिवार्य किया गया है कि पेंशन निधि के प्रयोजक को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि को एक कंपनी के रूप में निगमित कराना होगा। उनके नाम खंड में पेंशन निधि जोड़ा जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है इसमें कि यह न्यासी बैंकों के लिए अनिवार्य करता है कि वे अपनी स्थिति या संविधान को परिवर्तित करने हेतु आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। क्या आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त होगा? तो देखिए, इसमें आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं होगा। इसमें है कि ये कई विकासशील देश अभी भी जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रारंभिक है, अथवा इनमें उच्च जन्म दर देखेंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए के अनुसार 2023 के विश्व जनसंख्या 8.04 बिलियन यानी इसमें 800 करोड़ लोग मिलियन है इसमें शामिल हैं। तो इसमें सभी को, इसमें आरबीआई को नहीं शामिल किया जाएगा, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन है, विकासशील देशों में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। वही दूसरा है, समग्र बढ़ती जनसंख्या दर के कारण 2023 में वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन से अधिक हो गया है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। तो पहला कह रहा है कि विकासशील देशों में जो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को संक्रमण हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि धीमी हुई है। तो ऐसा गलत कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकसित देशों में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में हुआ है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि समग्र बढ़ती जन्म दर के कारण 2023 में वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन से अधिक हो गई है। तो क्या दूसरा कथन सही है? बताइए, दूसरा कथन सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या में यूएनपीएफ के अनुसार 2023 में विश्व जनसंख्या 800 मिलियन के करीब हो चुकी है। ठीक है, 800 मिलियन, 10 बिलियन थोड़ी ना है, 8 बिलियन हो जाएगा। दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान डब्ल्यूआईआई द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। वही दूसरा कह रहा है, तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में है तथा इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। अच्छा, इसमें कौन सा बताना है? तीसरा भी इसमें है। तीसरा है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है तथा इसके बाद नागार्जुन सागर और श्री शैलम टाइगर रिजर्व का स्थान आता है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और इसका आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, मतलब ऑप्शन 1 से। क्या पहला कथन सही है कि इसे प्रतिवर्ष बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों सहयोग से प्रकाशित किया जाता है? पहला कथन गलत है इसमें, क्योंकि देखिए भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट देखेंगे 2022 में, तो इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की यानी कि एनटीसीए और भारतीय वन्य जीव संरक्षण डब्ल्यूआईआई द्वारा जारी राज्य वन विभागों के सहयोग से प्रकाशित की जाती है। लेकिन इसमें ये तेंदुओं की आबादी की गणना 5वां चक्र था और यह गणना बाघ रेंज प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। देखिए इसमें सब सही दिया है, एनटीसीए दिए सही दिया है, डब्ल्यूआईआई भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष में होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। किस लिए गलत हुआ है? प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष में होता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में है तथा इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थान है। अब बताइए दूसरा कथन। तो देखिए तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है, एमपी में। उसके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का, उसके बाद आता है किसका? उसके बाद आता है कर्नाटक का, तब आता है तमिलनाडु का। ठीक है, तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। दूसरा भी कथन गलत। चलिए तीसरा कह रहा है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है तथा इसके बाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का स्थान है। तो तीसरा कथन देखेंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है और इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का स्थान आता है। ठीक है, तो कार्बेट नहीं आता है, सबसे पहले आता है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों कथन गलत हो तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है, ऑल इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला अजोर सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? अजोर सागर बताइए।
बताइए कहाँ पर है अजोव सागर? रूस यूक्रेन या तुर्की ग्रीस, तुर्की जॉर्जिया या अजरबैजान और आर्मेनिया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूस और यूक्रेन। चलिए 74 नंबर देखिए। अब SDG 17 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में एशिया और पैसिफिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग ESCAP ने SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर जब विचार कीजिए। कह रहा है SDG और लक्ष्य। SDG 2 का लक्ष्य बता रहा है कि भूखमरी की समाप्ति। 4 का कह रहा है लैंगिक समानता। 6 का कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 7 कह रहा है स्वच्छ ऊर्जा। कौन सा सुमेलित है इसमें से? अच्छा, ऑप्शन भी देख लीजिए इसमें। केवल 1, केवल 2, केवल 3 है तो सभी 4। चलिए बताइए कौन सही होगा। तो आपको पता होगा कि SDG 17 है, ठीक है। SDG 17 आता है। SDG 2 में क्या है? SDG 2 में भूखमरी की समाप्ति है, पॉवर्टी। SDG 4 में क्या है? तो देखेंगे SDG 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है, ठीक है। और लैंगिक जो समानता होता है ना, लैंगिक समानता वो 5 में होगा। और 6 में क्या है? 6 में, तो 6 में देखेंगे SDG 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सार्वभौमिक किया गया है, ठीक है। पेयजल के लिए हो जाएगा, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। SDG 7, SDG 7 देखिए सही सुमेलित है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो पहला सही है, चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी लगाएंगे उसे केवल 2 हो जाएगा। तो देखिए जितना भी SDG है सभी को SDG याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75, SDG से क्वेश्चन PC से पूछा हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साक्षरता दर 5 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ लिख सकता है। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केरल की समग्र साक्षरता दर सर्वाधिक है, जबकि लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 75। तो देखेंगे भारत में साक्षरता दर जो है, पहला कथन देखेंगे, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख नहीं सकता है, ठीक है। कितना? 7 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं। पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे भारत की समग्र साक्षरता दर 74.04% है, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% है। और भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र साक्षरता एवं महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में क्रमशः देखेंगे तो 93.91%, कितना? 93.91% जो है, और 91.98% ये देखेंगे केरल हो जाएगा। केरल के स्थान पर है, ठीक है, केरल। तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। चलिए 76 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है? भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है। कैरा, काहिरा, हाइफा, अम्मान या दशमिक? तो ये हो जाएगा हाइफा, ठीक है। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। इजराइल बहुत चर्चे में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर? मेघालय है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। हाल ही में 5 नए देश पूर्णकालिक अस्थायी देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो पहले ब्रिक्स में कितने थे? ब्राज़ील था, 5 थे ना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 5 और शामिल हो गए हैं।
तो कह रहा है कि नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक जीडीपी के मामले में G7 देशों के जीडीपी के पीछे छोड़ दिया है, जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। वही दूसरा कह रहा है कि अर्जेंटीना उन 5 देशों में से एक है जो ब्रिक्स में पूर्णकालिक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और तीसरा है, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व ये यहाँ पे ब्रिक्स विश्व के तेल मांग की एक तिहाई एक से सॉरी तेल मांग की ऑप्शन तीसरा देखिए, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व की तेल मांग की एक तिहाई से अधिक आपूर्ति करने वाला बन गया है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। चलिए 78 नंबर देखेंगे, कौन सही होगा इसमें से 78 में? तो इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, केवल एक होगा। चलिए 79 नंबर देखिए, यहाँ विशेषताएं बताया गया है और नीचे जाके बताना है क्या होगा इसमें से। इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती हैं, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाना, पाड़ा, पाली, नगना, नगला, डाढ़ी इत्यादि कहा जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। उपयुक्त विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है? मतलब जो ऊपर बताया गया है इतना ना, बताना है कि कौन इसको सही बता रहा है। गुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां या परिक्षिप्त बस्तियां? कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए ये पल्ली बस्तियां का बताता है, पल्ली बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पल्ली बस्तियां। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 80 80 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा है कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में अहोम राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। वही दूसरा है कि इस मंदिर की प्रमुख शैली मंदिर वास्तुकला की पाल शैली से संबंधित है। तीसरा है मंदिर परिषद में आम्बुबाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य भक्तों के लिए पहुंच और दर्शन को सुगम बनाकर इस क्षेत्र को पर्यटन में बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें। इसमें देखेंगे इसका मंदिर का निर्माण ये 1562 में कोच वंश के शासक नर नारायण के आदेश पर किया गया था, क्योंकि पूरे मंदिर को काला पहाड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा वो था? ये था, शासक कौन था? नर नारायण था, नर नारायण। क्या नाम था? नर नारायण। पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है इस मंदिर की प्रमुख शैली मंदिर वास्तुकला की पाल शैली से संबंधित है। क्या पाल शैली से संबंधित ये है? देखिए मंदिर के पुनर्निर्माण में वास्तुकला की नीलाचल शैली का उपयोग किया गया। नीलाचल शैली है, नीलाचल शैली है, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। तो तीसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। दो और एक गलत है, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे एक। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, केवल एक। चलिए 81 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, प्रमुख समुद्री मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है पनामा नहर दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग पर अवस्थित है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए।
बताइए कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए 82 नंबर देखेंगे। चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पिछले कुछ वर्षों में मिलों के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित तथा संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा, क्योंकि इन राज्यों में सहकारी समितियां अधिक सफल रही है। कौन सा कथन सही होगा? केवल इसमें ऑप्शन भी देख लीजिए। कथन और कारण दोनों सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है, या तो कथन पहला सही है दूसरा गलत है, या तो कथन दूसरा गलत पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए। तो दोनों कथन सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 83, यह लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रातु विनिर्माण में भी किया जाता है। इसके निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम में संबंध है, धारवाड़ क्रम से संबंध है। भारत में उड़ीसा और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किन खनिज का वर्णन किया गया है? मैग्नीज, कोयला, अभ्रक या बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मैग्नीज, ठीक है। चलिए 84 नंबर देखिए क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC की वार्षिक बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एकमात्र वैश्विक गठबंधन है जो अनन्य रूप से अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों SLCPS में कमी करने के लिए समर्पित है। वही दूसरा है, यह ग्लोबल मीथेन प्लेज के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, अप्रवास, उत्प्रवास, उपयुक्त में से कितने जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर घटक के घटक हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। 85 नंबर, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर। अच्छा देखेंगे इसमें, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में और किसी निश्चित समय अवधि के दौरान अधिवासित लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसे निषेध निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सूचक होते हैं। किसी जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर को क्रमशः देखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के रूप में जाना जाता है, और ये जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को दर्शाती है, ठीक है। यह जनसंख्या वृद्धि या कमी की उस दर को इंगित करती है जिसे गणना के दौरान प्रवासन का कारण जनसंख्या वृद्धि दर में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे जनसंख्या की प्रकृति दर में घटक में देखेंगे, अशोधित जन्म दर होता है, वही अशोधित मृत्यु दर होते हैं, और प्राकृतिक दर में देखेंगे तो कैसे अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित मृत्यु दर करेंगे, तो अप्रवास हटा देंगे, उत्प्रवास हटा देंगे। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है। चलिए 86 नंबर देखेंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है यह एक नगर व उससे संलग्न नगरीय बस्तियां, और दूसरा है दो अथवा दो से अधिक संपर्शी नगर। तीसरा है यह एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन नगरी संकुल से संबंधित है? नगरी संकुल, क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या तो दो और तीन, या तो एक दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रवास का प्रतिकर्ष कारक माना जाता है? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक विपदाएं और महामारी, और उच्च वेतन। निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए। पहला है कि एक दो तीन, दूसरा है तीन चार पाँच, तीसरा है एक दो तीन चार, और पाँचवा ऑप्शन डी है, सभी सही हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 87। क्या पूछा हुआ है? किसी प्रवास का प्रतिकर्ष कारक माना जाता है? तो बेरोजगारी होता है, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, राजनीतिक उपद्रव होता है, प्राकृतिक विपदाएं और महामारी होती है, उच्च वेतन। उच्च वेतन देखिए ये अपकर्क में आता है, अपकर्ष। ठीक है, तो एक दो तीन चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक दो तीन चार, उच्च वेतन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सुरंग परस्पर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को, रोहतांग दर्रे और लेह को, गंगटोक और नाथुला को, या लद्दाख और कश्मीर घाटी को। क्वेश्चन नंबर 88। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। ठीक है, जिनका भी ए आंसर उनका सी। ठीक है, डी नहीं होगा। चलिए 89 देखेंगे। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में उच्च तुंगता वाले चरागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करती हैं। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस पद्धति का वर्णन किया गया है? खाद्य संग्रहण, झूमिंग, पशुचारण, या ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर 89। जो ऊपर बताया गया है किसके बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है ऋतु प्रवास के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋतु प्रवास। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 90। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्थाएं और विवरण करा 1901 से 21 में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि, वही 21 से 51 में कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि, 1952 से 81 में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि, और 81 में कह रहा है विशाल जनसंख्या किंतु क्रमिक मंदी। चलिए 90 का आंसर कीजिए। अच्छा, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए आप, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। उन्नीस सौ एक से 21 में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि थी, सही है। दूसरा कह रहा है 1921 से 51 जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है 1952 से 81 कह रहा है कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि, तो तीसरा भी इसमें गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि 1981 वर्तमान विशाल जनसंख्या, मतलब इसमें वर्तमान नहीं है, 1981 का पूछ रहा है, 1981 से लेकर वर्तमान अब तक का विशाल जनसंख्या किंतु क्रमिक मंदी,
तो इसमें चौथा भी सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए 91। शहरी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है शहरी गरीबों के लिए आश्रय में वृद्धि। दूसरा है महिलाओं के मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार। तीसरा है वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों का उन्नयन। उपयुक्त में से कितनी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शहरी रणनीति के अंतर्गत उपबंधित प्राथमिकताएं हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है शहरी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। शहरी गरीबों के लिए आश्रय में वृद्धि सही है। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार सही है। वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों का उन्नयन ये भी सही है। सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी को परिभाषित करने के साथ साथ प्रकोप महामारी और विश्वव्यापी महामारी के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। वही दूसरा है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020, जिसे कोविड महामारी के बाद पारित किया गया था, स्थानीय सरकारों को महामारी के प्रसार को रोकने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 92। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए क्या होगा इसमें। देखिए दोनों के दोनों कथन गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए 93 देखेंगे। मार्केट गार्डनिंग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार से संबंधित है? ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, या गर्म शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु, या ठंडी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, या ठंडी शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु। क्वेश्चन नंबर 93 क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा, ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 94। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। वही दूसरा है 2011 से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। 94। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यहाँ वेस्ट बंगाल की जगह पे बिहार लिखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन लगाएंगे ए। चलिए 95। 95 है, निम्नलिखित व्यापारिक केंद्रों में से कौन सा आंत्रपोपत्तन का उदाहरण है? ट्रिलोपी लीबिया, कैलाइस फ्रांस, कराची पाकिस्तान, सिंगापुर। 95 बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी लगाएंगे, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। चलिए 96 देखेंगे। यह एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसकी छाल, टहनियाँ, नुकीली पत्तियाँ और जड़ों से कैंसर रोधी औषधि टेक्सोल तैयार की जाती है। अत्यधिक दोहन के कारण इस प्रजाति के समक्ष अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रजाति को संदर्भित करता है? हिमालय रक्त पुनर्नवा, स्टोन एप्पल और अंग अश्वगंधा।
चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, हिमालयन यौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिमालयन यौ। चलिए 97 नंबर देखिए, यहाँ पर कुछ वर्णन किया गया है, बताना है किसके बारे में बताया जा रहा है। यह परंपरागत समुदाय अपने अनूठे रीति रिवाजों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें जीवंत वस्त्र, जटिल हेयर स्टाइल, परिष्कृत आभूषण और चेहरे की चित्रकारी शामिल है। यह समुदाय भूमध्य रेखीय वन और व्यापारिक पवनों द्वारा निर्मित गर्म मरुस्थल के बीच पाया जाता है और वैकल्पिक रूप से उस वर्षा ऋतु और ठंडी शुष्क ऋतु इस क्षेत्र की विशेषता है, जिसे सूडान तुल्य जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। अब बताना है कि किसके बारे में बताया गया है, मसाई, सोम्पेन, निकोबारी या जारवा। तो देखिए, ये सब बताया गया है मसाई के बारे में, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मसाई है। ठीक है, कौन सा है, मसाई। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मसाई। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में विचार कीजिए, जल विद्युत परियोजनाएं और नदियां दिया है। नागार्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड महानदी, नरौरा गंगा और मेट्टूर बांध कावेरी। कौन सा सुमेलित है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 98 नंबर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी होगा। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा होगा। हीराकुंड, तो हीराकुंड आपका महानदी ठीक है। नरौरा आपका गंगा ठीक है। मेट्टूर कावेरी ठीक है। तो 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल 3। चलिए 99 नंबर, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत में भू उपयोग वर्गीकरण और विवरण। बंजर या व्यर्थ भूमि दिया है, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है। दूसरा है वर्तमान पड़ती भूमि, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित होती रहती है। तीसरा है निवल बोया गया क्षेत्र, कह रहा है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं। ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 बताइए। देखिए, बंजर भूमि वह होती है जो बंजर भूमि करा है कि जो पिछले 5 वर्षों या अधिक समय तक पड़ती रही हो। ये पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, जैसे कि बंजर पहाड़ी भूभाग, मत्स्य खंड आदि, ये सब शामिल जो होते हैं ना, ये होते हैं बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि होती हैं। दूसरा कह रहा है वर्तमान पड़ती भूमि, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है। तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें सही सुमेलित है। वही तीसरा है कि निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र यह होता है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत। तो कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत था। चलिए अब लास्ट देखेंगे, ऑप्शन इसका क्या है, कथन और कारण दोनों सही सही व्याख्या करता है। अच्छा, ये वाला है कथन और कारण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके विभिन्न भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण जारी किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन के स्थानीय स्रोतों का पता लगाना आसान है। और दूसरा है, क्योंकि मीथेन एक अल्पकालिक प्रदूषक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन दिया है केवल नहीं, कथन और कारण दोनों सही है। सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। या तो कथन पहला सही है दूसरा गलत है, या तो कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके विभिन्न भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण जारी किया है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन स्थानीय स्रोतों का पता लगाना आसान है। और दूसरा कथन है कि मीथेन एक अल्पकालिक प्रदूषक है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग है। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कि पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो चलिए सर, इसको इसी के साथ इसको समाप्त किया जाएगा। ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो कि टेस्ट नंबर 10 रहेगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कोई डाउट रहे किसी भी वीडियो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।